जबलपुर का 20 साल तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले राकेश सिंह जी, हालांकि इस बार पार्टी ने उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया और विधानसभा का चुनाव जीतकर जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से वो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, लोक निर्माण मंत्री हैं, तो अब उनके ऊपर मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचागत विकास की जिम्मेदारी है। लेकिन 20 साल तक उन्होंने लोकसभा में जबलपुर का नेतृत्व किया, तो ये 20 साल का कार्यकाल की अगर आपकी बात करें तो क्या ऐसी यादें हैं जो बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जबलपुर की जनता का ऋणी हूँ, जिसने मुझे 20 वर्षों तक आशीर्वाद देके देश में एक इतिहास बनाया। हर बार अधिक मतों से यानी लीड बढ़ाकर जिताना, ये जबलपुर की जनता के आशीर्वाद का ही परिणाम था और उससे देश में एक इतिहास बना कि 4 बार तक लगातार हर बार लीड बढ़ाकर जीतना, ये जबलपुर के हिस्से में ही आया है। और इसलिए मैं उसको हमेशा मैंने अपनी एक जिम्मेदारी माना और उस नाते से मैं ये कहूं तो जबलपुर के लिए मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी प्रतिबद्धताएं कहीं ज्यादा हैं। जिस जबलपुर को 20 साल पहले एक बड़ा गांव कहा जाता था, आज वो जबलपुर महानगर की श्रेणी में आकर खड़ा है। ये बात मुझे सुकून देती है। विकास एक प्रक्रिया है और इसकी निरंतरता चलती रहना चाहिए, इसलिए भी करने को बहुत कुछ बाकी है और वो होगा। लेकिन जो हुआ 20 वर्षों में, उसकी कल्पना पहले शायद नहीं की जा सकती थी। आज जबलपुर में, जिस जबलपुर को बड़ा गांव कहते थे, आज वहां पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर लगभग पूर्णता पर है। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड काम प्रारंभ हो चुका है। उसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क होंगे, एक आइकॉनिक ब्रिज होगा। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क वो जबलपुर में आकार लेने वाला है। इसके अलावा आईटी पार्क आकार ले चुका है, उसका फेज 2 और फेज 3 की तैयारियां भी प्रारंभ हो चुकी हैं। उसके साथ साथ साइंस सेंटर, लगभग 423 करोड़ रुपए की लागत का एयरपोर्ट, फुल फ्लैश एयरपोर्ट, जिसे बड़ा गांव कहा जाता था, आज वहां पर देश के अनेक हिस्सों के लिए फ्लाइट संचालित हो रही हैं। 460 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, जो एयरपोर्ट से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी, वो बनने जा रही है। मदन महल का नया टर्मिनल स्टेशन, इस तरह से देखें तो अनेकों काम है, कामों की एक लंबी फहरिस्त है, जो मैं ये मानता हूं कि जनता के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मैं करने में सफल हो पाया। अभी बहुत जल्दी ही मां नर्मदा जी के जो पवित्र तट है, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, इन सबको पवित्र सरयू नदी के घाटों की तर्ज पर विकसित करने का जो संकल्प लिया था, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके पूरा कर दिया है। तो जल्दी ही उस पे काम प्रारंभ हो जाएगा। जबलपुर में जल्दी ही लोग 6 लेन रोड देखेंगे शहर के भीतर, तिलवारा से लेकर और मेडिकल तक में वो बनाने जा रहे हैं। ऐसे अनेकों, उसके अलावा अनेकों अभी योजनाएं और हैं जिन पर काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 20 वर्षों की जो ये यात्रा रही है, मैं जनता के आशीर्वाद से उसको पूरा करने में जितना भी सफल रहा हूं। इसमें अभी डुमना नेचर पार्क भी है, नर्मदा महोत्सव भी है और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। लेकिन जितने भी ये हो पाए, वो जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से और हमारे सभी वरिष्ठ विधायक साथियों के साथ मिलजुल कर हम कर पाए। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली है कि जनता के आशीर्वाद को विकास के कार्यों के रूप में कुछ हद तक करने में मैं सफल रहा हूं। पहले दोनों में अंतर ये है कि पहले आप काम करवाने जाते थे, अब आप काम खुद करेंगे। तो जबलपुर के लिए क्या ऐसा विजन है कि राकेश जी इसको अगले जो अपने 5 साल का कार्यकाल करने जा रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक है, मेरे पास जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की है, लोक निर्माण विभाग की है और हमने उसमें एक टैग लाइन शुरू की है, लोक निर्माण से लोक कल्याण। और लोक कल्याण के काम पीडब्ल्यूडी विभाग करता भी है, लेकिन अब वो गुणवत्ता के साथ हो, कुछ अच्छी शुरुआत हो, आधुनिक तकनीक का उसमें उपयोग हो, इन सारी चीजों का समावेश करके कई सारी चीजें शुरू हो रही हैं। पॉट होल रिपेयरिंग ऐप हमने एक लॉन्च करने का तय किया है। आचार संहिता के बाद वो भी लागू कर देंगे। कहीं पर अगर कोई गड्ढा दिखाई देता है तो उसका जियो टैग फोटो खींच के कोई ऐप पे डाल दे, तो वो उसका गड्ढा भरने के बाद वापस से अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उस फोटो को भरने के बाद वापस डालेगा।
ऐसी और भी कई चीजों की शुरुआत होने जा रही है। जिम्मेदारी तय होगी, जनता के साथ संवाद बढ़ेगा, विभाग का पारदर्शिता बढ़ेगी और उसके साथ साथ विकास जिस प्रक्रिया की मैंने बात की है उसकी गति और भी अधिक तीव्र होगी। जल्दी ही हम ये भी तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में अभी तक कितने किलोमीटर सड़कें बना करती थी और अब कितने किलोमीटर सड़कें हम बनाने जा रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात की है, तकरीबन 2.5-3 महीने पूरा प्रचार अभियान चला। आप भी उसके एक हिस्सा थे, पार्ट थे चुनाव प्रचार अभियान में। तो इस पूरे चुनाव अभियान में अगर आप पॉजिटिव पक्ष क्या देखते हैं और नकारात्मक ऐसी क्या चीजें देखते हैं कि इस डेमोक्रेसी में वो नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि जनता अपने मन से स्वच्छंदता के साथ में निर्णय करे कि उसे किसको मताधिकार देकर सरकार बनाने का अवसर देना है, किसे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करना है। और भारत में ये लगातार होता आया है। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश में 57-58 सालों तक राज किया है, उन्हें देश में प्रधानमंत्री के रूप में गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा स्वीकार ही नहीं है। और इसलिए अगर 10 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, पूरे विश्व में भारत का नाम बढ़ा, तो उनकी तकलीफ हो गई और जहां से ही लोकतंत्र खतरे में आ गए। अब लोकतंत्र खतरे में, जैसे लोकतंत्र की तारीफ पूरे दुनिया में हो रही है, वो लोकतंत्र खतरे में कांग्रेस की नजर में इसलिए है क्योंकि उसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की व्याख्या अपने तरीके से करना, अपने परिवार के लाभ के लिए करना, कांग्रेस ने जो शुरू किया है, ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी हितकारी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से आप देखेंगे कि लगभग सारे मीडिया चैनल अपने आने वाले परिणामों के बारे में राय देना शुरू कर देंगे। कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि उनको डर है, उनको मालूम है कि आज वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और कल उनको मुंह की खाना पड़ेगी। और तय करके बैठे हैं कि 4 तारीख को जैसे ही परिणाम आएंगे, उनको ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना है। जब उनकी जीत किसी राज्य में होती है और किसी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत होती है, तो वहां ईवीएम ठीक होती है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो ईवीएम में खराबी हो जाती है। ईवीएम में मैनेजमेंट हो चुका होता है और वो मैनेजमेंट भाजपा के पक्ष का हो जाता है। तो ये सब शुरू होने वाला है। लोकतंत्र के लिए कहीं से भी ये अच्छी चीजें नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। जनता को अवसर दिया गया है कि वो अपना जनप्रतिनिधि चुने, देश में सरकार बनाए। जनता के निर्णय को स्वीकार करते हुए अपनी गलतियों को जनता के सामने लाकर उसके लिए माफी मांगना, ये कांग्रेस की आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस इस जिम्मेदारी से भागती रही है और अभी भी भागेगी। चूंकि आज चुनाव खत्म हो रहे हैं, तो राकेश सिंह जी को जो इतने सालों से राजनीति में, वो भी एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो बीजेपी के लिए क्या आप कितनी सीटें देखते हैं? मध्य प्रदेश के लिए आपके क्या अनुमान है? और क्या मध्य प्रदेश जो दिग्गज कमलनाथ जी अपने बेटे के लिए लगे थे, दिग्विजय सिंह खुद 74-75 साल की उम्र में पसीना बहा रहे थे, तो उनके लिए क्या आप संभावनाएं देखते हैं या जनता फिर उनको नकार देगी? उनके लिए संभावनाएं हम क्यों देखेंगे? उनके लिए वो संभावनाएं तो उनकी पार्टी ही नहीं देख रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो संभावनाएं हैं, वो जनता के आशीर्वाद से भरपूर बनी हुई है। पिछली बार मैं प्रदेश अध्यक्ष था मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का। 29 में से 28 सीटें हम जीते थे। इस बार 29 में से 29 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अब की बार 400 पार, वो पूरा होने जा रहा है। 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आने वाली हैं। और इसलिए मैंने कहा कि प्रचंड मतों के साथ में, एक मत और एकजुटता के साथ में जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाने जा रही है। मोदी 3.0 कैसा रहेगा, क्या लगता है आपको? मोदी 3.0 तीसरा कार्यकाल। देखिए, मोदी जी का हर कार्यकाल, हम तो मानते हैं कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल हो, चौथा कार्यकाल हो, 5वां कार्यकाल हो, हर कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाता जाएगा। कभी किसी ने कल्पना की थी कि भारत के बारे में दुनिया में इतना मान सम्मान बढ़ेगा? और लोग जो ये कहते हैं कि दुनिया में मान सम्मान बढ़ने से क्या होता है, उन भले लोगों को ये समझना चाहिए, किसी भी घर का मान सम्मान, किसी भी परिवार का मान सम्मान,
तभी बढ़ता है जब वहां पर उसके बारे में लोगों की राय अच्छी होती है, वो परिवार सक्षम होता है, संपन्न होता है, तो उसके बारे में राय अच्छी होती है। किसी राज्य और देश के बारे में तभी ये बातें कही जाती हैं जब वहां पर जनता के हित पूरे होते हैं, जनता की राय सकारात्मक होती है सरकार के बारे में, और विकास के मार्ग पर तेजी के साथ देश अग्रसर हो रहा होता है। और जब दुनिया के बड़े बड़े देश, आर्थिक महाशक्तियां भारत की तारीफ करें, तब ये आलोचकों को मान लेना चाहिए कि अब समय बदल चुका है। समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की तरफ तेजी के साथ पुनः आगे बढ़ने का है, और ये प्रक्रिया आने वाले समय में जारी रहेगी। मतलब मोदी जी के इस कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन ये तो हो चुका है कि माननीय मोदी जी तो कह चुके, भारत 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, तीसरी महाशक्ति बने ये मोदी जी घोषणा कर चुके हैं कि इस बार ये होगा, इसी कार्यकाल में होगा। लेकिन आप विचार करिए कि देश में आज तक कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने आने वाले वर्षों की कल्पना की हो और भारत को दुनिया का 1 नंबर देश बनाने के लिए 2047 तय करके रखा हो। 2047 तक प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तैयारी इतनी हो कि 2047 में जहां अमेरिका है वहां भारत हो, ये तैयारी केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी।